दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस की क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। ये आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 से 62 वर्ष की गई थी। आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लीजिए इस प्रश्न को। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। इस संशोधन से उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार भी दिया गया कि किसी भी मामले को उच्च न्यायालय से अपने पास स्थानांतरित कर सकता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु है वह 65 वर्ष है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया। आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सा देश है जो दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है जॉर्डन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पहला देश जिसने विश्व में कुष्ठ रोग को समाप्त करने का वेरिफिकेशन प्राप्त किया है वह जॉर्डन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 19 सितंबर 2024 को घोषणा की जॉर्डन पहला देश बन गया जिसमें कुष्ठ रोग को पूरी तरह समाप्त करने का आधिकारिक तौर पर सत्यापन मिला है। बाकी बात हो रही जॉर्डन की, तो यहाँ इसकी जो राजधानी है वह अम्मान है। क्या राजधानी है? तो राजधानी जो यहाँ की है वह अम्मान है। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा जो है जॉर्डनियन दिनार है। आधिकारिक भाषा जो यहाँ की है वह अरबी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य महाधिवक्ता पद का उपबंध है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य महाधिवक्ता पद का उपबंध है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 165 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 165 राज्य के लिए राज्य महाधिवक्ता का पद निर्धारित करता है। यह पद राज्य में सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी का होता है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्य का विधिक आवश्यकताओं पर सलाह देता है। राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल की इच्छा तक पद पर रहता है। योग्यता जो इसके लिए होनी चाहिए उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्रता होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ओमान की राजधानी क्या है। आपसे पूछा है कि ओमान की राजधानी क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओमान पश्चिम एशिया का एक देश है जो अरब प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसकी आधिकारिक भाषा अरबी और मुद्रा जो है ओमानी रियाल है। बाकी ऑप्शन में दिया तेहरान, तो तेहरान देश की जो राजधानी है, तेहरान जो है ईरान देश की राजधानी है। येरेवान की बात करें तो आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान। और ताशकंद की बात करें तो ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नाटो का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स में है नाटो का मुख्यालय। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय स्थित है। नाटो का फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिए, एग्जाम में पूछ लेता है। तो नाटो का जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसका मुख्यालय जो स्थित है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन DC में। 12 देशों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य जो इसका था वह सामूहिक रक्षा। यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो यह सभी देशों पर हमला माना जाएगा। वर्तमान में सदस्य देश जो है 32 सदस्य देश इसके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। आपसे पूछा है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो अगर आप राइट आंसर ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा वह गलत हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नार्वे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार एकमात्र नोबेल पुरस्कार है जिसे नार्वे में प्रदान किया जाता है। इसे ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल
नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है। अन्य नोबेल पुरस्कार जैसे कि भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और आर्थिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है और इन्हें स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा वह पूछा है संविधान में राजनीति के निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस भाग में है। आपसे पूछा कि संविधान में राजनीति के निदेशक तत्व जो है डीपीएसपी किस भाग में है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है। और यह जो जिस संविधान से प्रेरित है भारत राजनीति निदेशक तत्व, यह आयरलैंड के संविधान से है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राजनीति के निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी शामिल है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तृत है। कहां से कहां तक? 36 से 51 तक डीपीएसपी जो इससे संबंधित है। इसका उद्देश्य है राज्य को ऐसे दिशा निर्देश देना जिससे सामाजिक, आर्थिक, न्याय और कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। आपसे पूछा है कि भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1950। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने 1950 में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था जो ब्राजील में आयोजित हुआ था, लेकिन भारत ने टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया था। यह भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्यों भाग नहीं लिया था? तो भारत ने अंतिम समय में विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया। अब तक भारत फीफा वर्ल्ड कप में किसी संस्करण में नहीं खेल पाया है। बाकी बात कर रहे हैं फीफा की, तो फीफा का जो फुल फॉर्म होता है वो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, हिंदी में कहें तो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ महासंघ। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में। फीफा का मुख्यालय जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो जियानी इन्फेंटनो हैं, 2016 से हैं। फीफा का पहला विश्व कप जो हुआ था 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। विजेता जो रहा वह उरुग्वे रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सी नदी भारत से निकलकर बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। आपसे पूछा है कि कौन सी नदी भारत से निकलकर बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी जब भारत की सीमा पार करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की प्रवाह की बात करें तो भारत में नाम है गंगा। बांग्लादेश में प्रवेश पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से करती है। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। बाद में इसमें ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना और मेघना नदियां मिलती हैं, अतः यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। पूछा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 वर्ष होता है। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की एक प्रमुख न्यायिक शाखा है। बाकी बात यहाँ करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, इसका जो मुख्यालय है वह हेग नीदरलैंड में। स्थापना जो इसकी हुई थी 1945 में, कार्य शुरू किया 1946 में। न्यायाधीशों की संख्या जो यहाँ होती है 15 न्यायाधीश होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है। आपसे पूछा है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रस्ट कहलाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत को क्रस्ट कहा जाता है। यह परत पृथ्वी का सतही भाग है जिस पर हम चलते हैं और सभी महाद्वीपीय, महासागर, पर्वत, वन, शहर आदि स्थित हैं। पृथ्वी की संरचना जो है 3 मुख्य परतों में बांटी जाती है। क्रस्ट सबसे बाहरी ठोस परत, मेटल क्रस्ट के नीचे की परत, और कोर जो सबसे भीतरी परत आंतरिक और बाहरी कोर में बांटी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पेरियार नदी किस राज्य से संबंधित है। आपसे पूछा है कि पेरियार नदी जो है किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। इसे केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है।
पेरियार नदी के बारे में बात करें तो इसकी जो लंबाई है वह 244 किलोमीटर है। उद्गम स्थान की बात करें तो पुनुमुडी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट जिला केरल से। यह नदी अरब सागर में गिरती है। मुल्ला पेरियार बांध तमिलनाडु और केरल के बीच जल विवाद का कारण है। इडुक्की बांध की बात करें तो भारत का एक प्रमुख जल विद्युत बांध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हिंद स्वराज पुस्तक की किसने लिखी थी। आपसे पूछा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक जो है वह महात्मा गांधी जी ने लिखा था 1909 में। यह पुस्तक लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय समुद्र यात्रा के दौरान लिखी गई थी। मूल रूप से यह पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई थी। बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद भी स्वयं गांधी ने किया था। बाकी ऑप्शन दिया जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक हैं। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा वह पूछा है अनुच्छेद 143 जो है भारत के राष्ट्रपति को किस अधिकार की अनुमति देता है। आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 143 जो है भारत के राष्ट्रपति को किस अधिकार की अनुमति देता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सलाह मांगने का अधिकार देता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 143 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति को जब कोई कानूनी या संवैधानिक प्रश्न स्पष्ट नहीं होता या कोई महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व का मुद्दा होता है तो वह उस पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह और मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस सलाह को देता है लेकिन यह बाध्यकारी नहीं होता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। आपसे पूछा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली अधिवेशन जो कि 1923 में हुआ था, इसमें चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार 1923 में दिल्ली अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वह कांग्रेस के पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने गांधी जी के विचारों और कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा से अपनाया। बाद में 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्ष बने थे जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं और उन्हें देश रत्न की उपाधि दी गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, नीति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन या अधिनियम द्वारा किया गया था। आपसे पूछा है कि नीति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन या अधिनियम द्वारा किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 101वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का गठन संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं बल्कि भारत सरकार के कार्यपालिका निर्णय के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग की बात करें तो इसका गठन जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। किसकी जगह पर, तो योजना आयोग के जगह पर। गठन का अधिकार जो था कार्यपालिका आदेश, कोई संवैधानिक संशोधन नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सिम्बेक्स अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। आपसे पूछा है कि सिम्बेक्स अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और सिंगापुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिम्बेक्स का पूरा नाम जो है वह सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, यह एक द्विपक्षीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास है जो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। इसका जो प्रारंभ था वह 1994 से हुआ और भाग लेने वाले देश जो थे वो भारत और सिंगापुर हैं। बाकी ध्यान रखें मालाबार, तो मालाबार जो भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध अभ्यास होता है। युद्ध अभ्यास भी एक अभ्यास होता है तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। गरुण शक्ति जो होता है सैन्य अभ्यास या भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। विजय प्रहार की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। मित्र शक्ति की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। हैंड इन हैंड जो युद्धाभ्यास होता है इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यह भारत और चीन के बीच होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था। आपसे पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में, समाप्त हुआ 1918 में। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई 1914 में हुई और समाप्ति जो हुई 1918 में हुई। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उनका कार्यकाल जो था 1910 से 1916 के बीच में रहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एटीएम का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एटीएम का पूरा नाम जो है वो ऑटोमेटिक क्लियर मशीन होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए कुछ अन्य प्रमुख फुल फॉर्म बताते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। एटीएम का अभी हम लोग पढ़े एटॉमिक टेलर मशीन, तो यूएसबी का ध्यान रखिए। यूएसबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। सिम का ध्यान रखिए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म होता है। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड होता है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रोम का रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू का भी ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ लेता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में पहली बार किस वर्ष चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस की नियुक्ति हुई थी? आपसे पूछा है कि भारत में पहली बार किस वर्ष चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस की नियुक्ति हुई थी? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 2019 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार सीडीएस की नियुक्ति 31 दिसंबर 2019 को की गई थी। उस दिन जनरल बिपिन रावत को भारत का प्रथम सीडीएस बनाया गया था। उनके नाम की घोषणा 30 दिसंबर 2019 को हुई थी और उन्होंने 1 जनवरी 2020 से कार्यभार संभाला। यह पद 24 दिसंबर 2019 को कैबिनेट द्वारा आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिलने के बाद सर्जित किया गया था। वर्तमान समय में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं, तो यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? आपसे पूछा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए, हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए